तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस यानी कि M&A वाला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मर्जर का मतलब क्या होता है और एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं बट उनमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। मर्जर का मतलब ये होता है कि अगर दो कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी, तो अगर कंपनी बी मर्ज होने जा रही है कंपनी ए में तो क्या होगा। तो कुछ इस तरीके से होगा कि कंपनी बी जो है को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा और जो एग्जिस्टेंस में रहेगी वो सिर्फ कंपनी ए ही एग्जिस्टेंस में रहेगी। यानी कंपनी बी के एसेट्स कंपनी ए के एसेट्स बन जाएंगे और कंपनी बी की लाइबिलिटीज़ कंपनी ए की लाइबिलिटीज़ बन जाएंगे। यानी कि कंपनी ए के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगे और कंपनी बी पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी। मर्जर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अमलगमेशन। तो अगर आपने ये वर्ड सुना है अमलगमेशन तो उसका मतलब ही मर्जर होता है। तो ये तुमको समझ में आ गया कि मर्जर में एक कंपनी ख़त्म हो जाएगी और अपने सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दूसरे कंपनी को ट्रांसफ़र कर देगी। एक्विजिशन में क्या होता है? एक्विजिशन में कंपनी ए अगर अक्वायर कर रही है कंपनी बी को तो कंपनी ए भी ज़िंदा रहेगी और कंपनी बी भी ज़िंदा रहेगी। यानी कि कंपनी बी डिज़ोल्व नहीं होगी बट कंपनी ए के पास कंप्लीट कंट्रोल आ जाएगा कंपनी बी का। तो अगर मैंने किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लिया तो मैंने उसको डिज़ोल्व नहीं किया, उसको ज़िंदा रखा, मतलब कंपनी बी के एसेट्स कंपनी बी के पास ही हैं और कंपनी बी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कंपनी बी के पास ही है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या आया? मेरे पास पूरा का पूरा कंट्रोल आ गया। यानी कि अब मैं जो चाहूँ कंपनी बी में करवा सकता हूँ। इसे कहते हैं कंप्लीट कंट्रोल। तो एक्विजिशन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को जब अक्वायर करती है तो उसे ज़िंदा रखती है बट पूरा का पूरा कंट्रोल उसमें जमा के रखती है, दैट इज़ एक्विजिशन। तीसरा एक वर्ड आता है कंसोलिडेशन और बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी इसको मर्जर समझते हैं और कभी इसको एक्विजिशन समझते हैं। तो मर्जर अलग हो गया, मैंने आपको बता दिया। एक्विजिशन भी अलग हो गया, वो मैंने बता दिया। कंसोलिडेशन एक अलग चीज़ होती है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, जब एक कंपनी और दूसरी कंपनी यानी कि कंपनी ए एंड कंपनी बी अगर कंसोलिडेट हो रही है तो दोनों कंपनियां डिसॉल्व हो जाएंगी और एक नई कंपनी मार्केट में आ जाएगी विच इज़ कंपनी सी। और इस कंपनी के पास कंपनी ए के भी एसेट्स हैं, कंपनी बी के भी एसेट्स हैं और कंपनी बी की लाइबिलिटीज़ हैं और कंपनी ए की लाइबिलिटीज़ हैं। तो ए कंपनी और बी कंपनी से बन जाएगी कंपनी सी और ए और बी को बंद कर दिया जाएगा। जब ऐसा कहीं पर आप देखेंगे तो उसे हम कहेंगे कंसोलिडेशन। तो उसका मतलब होता है कंसोलिडेशन। और एक्विजिशन का मतलब दोनों कंपनी जिंदा है बट एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी का पूरा कंट्रोल आ चुका है। और मर्जर का मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को जब अक्वायर किया या मर्ज किया तो उसको डिसॉल्व कर दिया पहली कंपनी को और दूसरी कंपनी यानी कि कंपनी ए जिसने उसको अक्वायर किया वही ज़िंदा है, उसके एसेट्स और उसके लाइबिलिटीज़ बढ़ चुके हैं। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस चैप्टर का नाम है हमारा। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मर्जर वर्ड का मतलब क्या होता है और एक्विजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों में हो तो वही रहा है, यानी कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर ले रही है यानी कि अक्वायर कर ले रही है, बट उसका जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डिज़ोल्व हो रहा है मर्जर में, एक्विजिशन में डिज़ोल्व नहीं हो रहा। और कंसोलिडेशन में तो दोनों डिज़ोल्व हो जा रही है और एक तीसरी कंपनी जन्म ले रही है। फॉर सिंप्लिसिटी इन दिस चैप्टर मर्जर कहीं पर लिखा हो, एक्विजिशन लिखा हो, कंसोलिडेशन लिखा हो या बाय आउट लिखा हो या और कोई वर्ड लिखा हो, हम उसे टेक ओवर समझ के आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। इस चैप्टर में इसका रेलिवेंस बहुत ही कम है कि मर्जर हो रहा है या एक्विजिशन हो रहा है या कंसोलिडेशन हो रहा है या बाय आउट हो रहा है। इस चैप्टर में उसका रोल बहुत कम है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यानी कि आपकी बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी था आपको ये बताना कि मर्जर अलग चीज़ होती है, एक्विजिशन अलग चीज़ होती है और कंसोलिडेशन अलग चीज़ होती है। बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर ये बहुत ही कम मायने रखता है कि क्वेश्चन मर्जर का है, एक्विजिशन का है, कंसोलिडेशन का है, बाय आउट का है। हम उसे टेक ओवर का क्वेश्चन मान के सॉल्व करेंगे कि ये क्वेश्चन टेक ओवर का है, जहाँ पर एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है और कौन से मेथड से टेक ओवर कर रही है वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तो मर्जर एंड एक्विजिशंस में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में ये पढ़ने वाले हैं
एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करेगी तब क्या होगा। ठीक है, उसके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, मर्जर, एक्विजिशन, कंसोलिडेशन, बायआउट एक्सेट्रा। क्वेश्चन मन में ये आता है कि वाई टेक ओवर, क्यों एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ मेजर कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। मान के चलो मेरा पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, मतलब मेरी मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे मैं पेट्रोकेमिकल्स बनाता हूँ। अब मुझे डिफेंस सेक्टर में एंट्री करनी है। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी, तो मुझे डिफेंस इंडस्ट्री में कदम रखना है। तो उसके दो रास्ते हैं, या तो मैं अपनी खुद की एक कंपनी चालू करूं, मतलब पूरा प्लांट, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करूं और उसके बाद मैं उसमें ग्रो करूं। और दूसरा एक तरीका है कि मैं कोई ऑलरेडी डिफेंस की जो कंपनी है उसको परचेज़ कर लूं। इसके क्या फ़ायदे होंगे? इसके ये फ़ायदे होंगे कि जब मैं डिफेंस की कंपनी को परचेज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे ऑलरेडी स्किल्ड लेबर मिल जाएगा, यानी कि उस फील्ड में, यानी कि डिफेंस की जो फील्ड है उसमें जो ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, चाहे उस कंपनी का सीएफओ हो, चाहे उस कंपनी में अलग जो टॉप मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव्स हों, वो ऑलरेडी उस कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर चुकी हैं, उसका जो सोल्यूशन भी निकाल चुके हैं। तो डायरेक्टली किसी कंपनी को बाय करने के फ़ायदे ये होते हैं कि आपको तुरंत एंट्री मिल जाती है मार्केट में, साथ ही साथ आपको एक स्किल्ड यानी कि एक्सपीरियंस स्टाफ मिल जाता है। क्योंकि सिंस मैं पेट्रोकेमिकल का काम करता हूँ, मुझे तो नॉलेज नहीं है कि डिफेंस के काम में क्या होता है। मेरी बस इच्छा है, मतलब मेरा एक इंटरेस्ट है कि मैं डिफेंस सेक्टर में जाऊँ, तो उसका बेस्ट तरीका होगा कि डिफेंस कंपनी को अक्वायर कर लो। ठीक है, तो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ, ग्रोथ के सामने मैंने लिखा है इंस्टेंट। देखो, ग्रोथ दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि इंस्टेंट ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपने कोई चालू किया काम, उसको समझा, उसको सीखा, धीरे धीरे उसमें गलतियाँ की, उसको सुधारा, और फिर जाके 5-10 साल में आप एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुँचे उस बिज़नेस में। कोई सा भी बिज़नेस हो सकता है। तो ये जो आपने 5-10 साल रगड़े, मतलब आपने पूरा मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, तब जाके आप कहीं पर पहुँचे, तो 5-10 साल आपकी मेहनत है। ये जो 5-10 साल है, इसको बोलेंगे 5-10 साल आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ। मतलब आप ज़ीरो से स्टार्ट किए थे, स्क्रैच से चालू किए थे, और आज आप एक बड़े मुकाम पर पहुँच चुके हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ या इंस्टेंट ग्रोथ में क्या होता है, आप फाइनल रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं, यानी कि सक्सेस में तुरंत पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप किसी सक्सेसफुल कंपनी को परचेस कर लो। मतलब मार्केट में कोई कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है, आपने उसको ऑफ़र दिया, आपके पास बहुत सारे पैसे थे, आपने उसको ऑफ़र दिया कि आप बेचोगे क्या कंपनी? तो उन्होंने बोला हाँ बेच देंगे। तो आपने उनको पैसे दे दिए या फिर कुछ और दे दिया इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, और आपने उनसे सक्सेस ले ली, यानी कि पुरानी कंपनी खरीद ली। अगर आज आप एक ज़ीरो लेवल पे कंपनी चालू करेंगे, तो उसको ऊपर तक पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे। वो मार्केट में आएगी, अपना नाम बनाएगी, ब्रांड नेम बनाएगी, गुडविल बनाएगी, उसको 5-10 साल लग जाएंगे। यानी कि अगर आज मैं कोई कंपनी चालू करूंगा तो 10 साल का विजन रखना पड़ेगा कि 10 साल बाद मैं कहीं जाके पहुंचूंगा, इफ़ सर्कमस्टांसेस आर फेवरेबल। बट मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे अगर डायरेक्टली सक्सेसफुल कंपनी पाए करनी है तो मैं क्या करूँगा, उस सेक्टर में जो भी कंपनी पुरानी अच्छी चल रही है, जिसका नाम हर कोई जानता है, जो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, जिसकी गुडविल अच्छी है, उसको परचेज़ कर लूँगा। अगर मेरे पास बहुत सारा फंड है तो मैं उसको परचेज़ अगर कर लेता हूँ, तो मेरी जो ग्रोथ है वो इंस्टेंट ग्रोथ हो जाएगी। मतलब वो 10 साल का सफ़र कुछ मिनटों में मैंने तय कर लिया। तो दैट इज़ ग्रोथ, यानी कि इंस्टेंट ग्रोथ। एलिमिनेट द कंपटीशन लीडिंग टू इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। मान के चलो एक पर्टिकुलर सेक्टर है जहाँ पर सिर्फ 5 कंपनियाँ एग्जिस्ट करती हैं, मतलब 5 कंपनियों से ही वो सेक्टर बना है, कोई सा भी एक सेक्टर हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो 5 कंपनीज हैं और एक इंडस्ट्री है। अब एक कंपनी ने क्या किया, ये सोचा कि मैं बाकी 2 कंपनीज को परचेस कर लेता हूँ। एक कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी, उसने सोचा कि चलो कंपटीशन को हटा देते हैं, बाकी 2 कंपनीज को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। तब क्या होगा, तब बाकी जो 2 कंपनीज हैं वो अगर आप उसको टेक ओवर कर लोगे, तो मार्केट में कितनी कंपनियां बचेंगी? मार्केट में सिर्फ 3 कंपनी बचेगी। तो कल तक 5 कंपनियां थी उस सेक्टर में, आज 3 कंपनियां हो चुकी है, मतलब 2 कंपनियां एक कंपनी में जाके मिल चुकी हैं, तो मार्केट में सिर्फ 3 कंपनी बची। तो पहले अगर आपके पास मार्केट शेयर 15% था और बाकी 2 कंपनियों का मिला के 30% उन दोनों का मार्केट शेयर था, तो अब आपके पास टोटल मार्केट शेयर कितना हो गया? दैट वॉज
15% प्लस 30% यानी कि 45%, मतलब 15% से 45% आप तुरंत पहुंच गए बाय अक्वायरिंग द अदर टू कंपनीज। उसके साथ साथ आपने अपना कंपटीशन भी एलिमिनेट कर दिया, यानी कि कल तक आप 4 अलग अलग कंपनियों के साथ compete कर रहे थे और आज आप सिर्फ 2 कंपनियों के साथ compete करोगे। तो इससे 2 फायदे हो गए। पहला तो आपने कंपटीशन कम कर दिया, यानी कि एलिमिनेट कर दिया। पहले आप 4 कंपनियों के साथ compete कर रहे थे, आज आप सिर्फ 2 कंपनियों के साथ compete करोगे। और दूसरा, आपका इंक्रीज्ड मार्केट शेयर हो गया, 15% का मार्केट शेयर से आप 45% के मार्केट शेयर तक पहुंच गए। तो एक फ़ायदा होता है टेक ओवर का। टैक्सेशन बेनिफिट्स का मतलब है इनकम टैक्स बेनिफिट्स, यानी कि अगर आपने कोई कंपनी को, जो कि बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है, उसको अक्वायर किया और आपके पास बहुत सारे प्रॉफिट्स हो चुके थे, तो उससे होगा क्या कि उसका लॉस और आपका प्रॉफिट सेट ऑफ हो जाएगा और आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये भी एक एंगल होता है टैक्सेशन बेनिफिट्स। तो कुल मिला के टेक ओवर करने के कुछ कुछ मुख्य कारण, यानी कि मेन रीजंस होते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना, यानी कि कोई नए मार्केट में आपको एंटर करना है, ग्रोथ अगर आपको इंस्टेंट चाहिए, एलिमिनेट कर देना कंपटीशन लीडिंग टू इंक्रीज्ड मार्केट शेयर एंड टैक्सेशन बेनिफिट्स। ठीक है, टेक ओवर करने से होता क्या है? टेक ओवर लीड्स टू सिनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सिनर्जी का क्या मतलब होता है? सिनर्जी का मीनिंग होता है इंक्रीज इन परफॉर्मेंस। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि सिंस नाउ एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंबाइंड कंपनी विल बी मोर देन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ ए प्लस परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी बी। मेरे एग्जांपल में मैं 2 कंपनीज लेके चल रहा था, जहाँ पर एक थी कंपनी ए और एक थी कंपनी बी। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो कंबाइंड कंपनी बन चुकी है ए और बी को मिला के, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी ना, वो परफॉर्मेंस ऑफ ए एंड परफॉर्मेंस ऑफ बी से ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मैंने आपको फ़ायदे गिनाए, ग्रोथ इंस्टेंट मिलेगी, डाइवर्सिफाई कर पाओगे, कंपटीशन एलिमिनेट कर पाओगे, मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा, टैक्सेशन बेनिफिट्स होंगे, इसके कारण कहीं ना कहीं जो कंबाइंड कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज ऑफ ए एंड बी। तो हिंदी में हम लोग एक लाइन सुनते हैं, एक और एक 11। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आप एक और एक को मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 1 शुड बी इक्वल टू 2। बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक और एक 11, यानी कि 1 + 1 इज़ 11, यानी कि 2 नहीं 11, यानी कि 11 - 2, 9 का जंप मिल जा रहा है। दिस 9 का जंप इज़ नथिंग बट द सिनर्जी। तो सिनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर 2 आदमी, मतलब एक 2 पर्सन्स हैं और कुछ काम की बात चल रही है, तो अगर 2 आदमी उस काम को एग्जीक्यूट करेंगे अकेले-अकेले, यानी कि इंडिविजुअली, तो समय ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर मिल के वो लोग करेंगे तो 11 आदमियों का परफॉर्मेंस दे पाएंगे, यानी कि काम जल्दी कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। तो एक और एक 11 का मतलब हम ये समझेंगे कि जो परफॉर्मेंस रहेगी कंबाइंड कंपनी की, दैट विल बी मोर देन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज ऑफ द कंपनीज, यानी कि कंपनी ए एंड कंपनी बी। ठीक है, तो सिनर्जी का मतलब ये निकलता है कि ये जो भी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए टेक ओवर के, डाइवर्सिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रोथ, कंपटीशन एलिमिनेट कर देना, इंक्रीज मार्केट शेयर मिलेगा आपको, टैक्सेशन बेनिफिट्स, वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि आपको एक सिनर्जी मिलेगी, यानी कि आपको एक इंक्रीज इन परफॉर्मेंस मिलेगी ड्यू टू द टेक ओवर। जैसे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 11 आदमियों के बराबर हो जाएगी जब एक और एक मिलते हैं तो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि मर्जर करने से या एक्विजिशन करने से, कंसोलिडेशन करने से या बाय आउट करने से, कुल मिला के टेक ओवर करने से एक सिनर्जी बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब एक परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट मिलता है, परफॉर्मेंस में इंक्रीज मिलता है, यानी कि एक और एक 11 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। कंपनी ए को हम बोलेंगे एक्वायरर या फिर एक्वायरिंग कंपनी, और कंपनी बी को हम बोलेंगे एक्वायर्ड या फिर टारगेट कंपनी। तो जो कंपनी टेक ओवर करती है उसे बोलते हैं एक्वायरर या एक्वायरिंग कंपनी, और जो कंपनी टेक ओवर होती है यानी कि कंपनी बी, उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड या फिर टारगेट कंपनी। अगर एक कंपनी को दूसरे कंपनी को टेक ओवर करना है तो कैसे किया जाता है? तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं एक्वायर्ड कंपनी के, यानी कि टारगेट कंपनी के,
उनको बुलाया जाता है, उनको बोला जाता है कि आपके पास जो टारगेट कंपनी के शेयर्स हैं ना, वो हमें दे दो, हम आपसे बाय कर लेंगे द शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। एक कंपनी का मालिक कौन होता है? तो एक कंपनी का मालिक इन्वेस्टर्स होता है, यानी कि शेयर होल्डर्स होते हैं। तो अगर शेयर होल्डर से उनसे अगर आप कंपनी परचेज करना चाहते हो, कुल मिला के आप उस शेयर होल्डर से शेयर्स परचेज करना चाहते हो, तो अगर आप उस कंपनी के शेयर्स बाय कर लोगे तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाओगे। तो इन शेयर होल्डर्स ने कहा कि बदले में हमको क्या मिलेगा, आपको हम शेयर्स दे दें टारगेट कंपनी के, हमको भी तो कुछ चाहिए। तो जो भी देगा अक्वायरिंग कंपनी, यानी कि अक्वायरर अक्वायर्ड को, उसे हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर एक कंपनी को दूसरे कंपनी को टेक ओवर करना है तो पहली वाली कंपनी यानी अक्वायरर को परचेज कंसिडरेशन देना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। तब जाके जो शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी है वो शेयर दे देंगे ऑफ द टारगेट कंपनी टू द अक्वायरिंग कंपनी यानी कि अक्वायरर। अब परचेज कंसिडरेशन 3 अलग अलग मेथड से दिया जा सकता है। सबसे पहले तो 100% न्यू शेयर्स ऑफ द अक्वायरर। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अक्वायरर ने अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को बोला कि आप हमें टारगेट कंपनी के शेयर्स दे दो, हम आपको हमारी कंपनी के शेयर्स दे देंगे। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अक्वायरर कंपनी जो है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही नामी कंपनी है। उसके शेयर्स अगर इनको मिल जाएं टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को तो उनको मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए कंपनी बोल रही है कि आप हमें टारगेट कंपनी के शेयर्स दे दो, हम आपको हमारी कंपनी के शेयर्स उसके बदले में दे देंगे। तो पहला हो गया 100% न्यू शेयर्स ऑफ द एक्वायरर, यानी कि इसको हम बोलते हैं ऑल स्टॉक डील या ऑल इक्विटी डील। अगर आपने कभी भी न्यूज़ में कहीं देखा हो कि इस कंपनी ने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और जो डील थी वो पूरी की पूरी इक्विटी डील थी या स्टॉक डील थी, तो उसका मतलब ये निकलेगा कि जो एक्वायरर कंपनी है उसने 100% न्यू शेयर्स इशू कर दिए, इसको दे दिए द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी को, और शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी जो शेयर होल्डर्स के पास थे वो ट्रांसफ़र हो गया एक्वायरर के पास। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कैश दे देना, 100% कैश पेमेंट यानी ऑल कैश डील। मान के चलो अक्वायरर फिर गया टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर के पास और बोला ये पैसा ले लो, शेयर दे दो। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है पैसा दे दो, हमको शेयर वगैरह नहीं चाहिए, हमको पैसा दे दो, पैसों से मतलब है। तो शेयर होल्डर ने पैसे ले लिए और टारगेट कंपनी के शेयर्स दे दिए। इसको हम बोलेंगे ऑल कैश डील यानी कि 100% कैश पेमेंट। एक मिक्स हो सकता है, मिक्स ऑफ द न्यू शेयर्स एंड कैश, जिसे कैश एंड स्टॉक डील बोलते हैं, जहाँ पे एक्वायरिंग कंपनी ने बोला अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को कि आप थोड़ा पैसा ले लो और थोड़े हमारे कंपनी के शेयर्स भी रख लो। तब शेयर होल्डर्स मान के बोले हाँ ठीक है, और उन्होंने शेयर जो टारगेट कंपनी दे दिया अक्वायरर को। तो 3 अलग अलग तरीके से परचेज कंसिडरेशन दी जा सकती है फ्रॉम द एक्वायरर टू द एक्वायर्ड कंपनी शेयर होल्डर्स। पहला है ऑल स्टॉक डील या ऑल इक्विटी डील, दूसरा है ऑल कैश डील, तीसरा है कैश एंड स्टॉक डील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया अक्वायरिंग कंपनी यानी अक्वायरर और अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच का परचेज कंसिडरेशन और शेयर्स का ज्ञान, यानी कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को शेयर दे देगी और दूसरे कंपनी के शेयर्स ले लेगी, उसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ कि एक्वायरर कंपनी अगर स्टॉक डील में जा रही है, चाहे ऑल स्टॉक डील या फिर कैश एंड स्टॉक डील, वहाँ पर क्या होगा, एक्वायरर कंपनी एक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर से शेयर्स ले लेगी विच इज़ एग्जिस्टिंग शेयर्स यानी कि ओल्ड शेयर्स, और एक्वायरर कंपनी अपने कंपनी का न्यू शेयर्स इशू कर देगी एक्वायर्ड कंपनी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, बट मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अक्वायर्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे वो उनके पास जो ऑलरेडी शेयर्स रखे हुए हैं जो पुराने हो चुके हैं यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर्स, वो अक्वायरर कंपनी को दे देंगे। लेकिन अक्वायरर कंपनी ओल्ड शेयर्स नहीं देगा, अक्वायरर कंपनी नए शेयर्स इशू करेगा टू द अक्वायर्ड कंपनी शेयर होल्डर्स। मतलब अक्वायरर कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो तो ऑलरेडी उतने ही शेयर होल्डर रहेंगे जो पहले थे, अब कुछ नए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं टू द अक्वायर्ड कंपनी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ
कि एक्वायरर कंपनी न्यू शेयर्स, एकदम ब्रांड न्यू ताज़ा शेयर्स एक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे देंगे, लेकिन एक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स पुराने शेयर्स यानी कि ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हुए शेयर्स हैं उनके पास जो पड़े हुए हैं वो दे देगी एक्वायरर कंपनी को। ये कौन से रेशियो में देगी? तो जिस भी रेशियो में देगी उसे हम कहेंगे एक्सचेंज रेशियो और स्वैप रेशियो। तो एक्सचेंज रेशियो या स्वैप रेशियो का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्वायरर कंपनी और एक्वायर्ड कंपनी के बीच में जो शेयर्स का लेन देन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को शेयर्स दे रही है और दूसरी कंपनी पहली कंपनी को शेयर्स दे रही है। तो दोनों कंपनियों के बीच में जो शेयर्स का लेन देन चल रहा है वो किस रेशियो पे हो रहा है? दैट रेशियो इज नोन एज एक्सचेंज रेशियो और स्वैप रेशियो। अगर एक एग्जांपल लूँ, हमने मार्केट में पता किया तो हमें पता चला कि यहाँ पर यानी कि एक्वायर्ड कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें एक शेयर की वैल्यू 20 रुपीज़ है, लेकिन एक्वायरर कंपनी के पास जो शेयर्स है ना उसमें एक शेयर 40 रुपीज़ का है। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि एक्वायर्ड कंपनी का एक शेयर अगर 20 रुपये का है और नए कंपनी का एक शेयर 40 रुपये का है, तो इसका मतलब ये निकला कि 40 रुपीज़ का एक शेयर है एक्वायरर कंपनी का, तो उसका अगर हम आधा कर लेंगे यानी कि 0.5, तो हमें एक्वायर्ड कंपनी के एक शेयर के बराबर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा एक्सचेंज रेशियो या स्वैप रेशियो होगा 0.5:1। तो इसका मतलब ये निकला कि फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ द एक्वायरर कंपनी 0.5 शेयर दिए जाएंगे टू द एक्वायर्ड कंपनी शेयर होल्डर्स। मतलब अगर किसी को मुझे 20 रुपये देने हैं, आपको इसे ऐसे समझना पड़ेगा कि इस बंदे को मुझे 20 रुपये देने हैं, तो 20 रुपये मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं 40 रुपये का आधा हिस्सा दे सकता हूँ, 0.5 उसको दे दूंगा तो उसके पास 20 रुपये पहुँच जाएंगे। मेरे पास अगर एक शेयर 40 रुपये का है तो उसका आधा शेयर यानी कि 0.5 20 रुपये के बराबर होगा, तो उसको अगर मैं आधा शेयर दे देता हूँ तो उसके पास 20 रुपये की वैल्यू पहुँच जाएगी, जितना उसको मिलना चाहिए। उसको 20 रुपये मिलने चाहिए, मैंने उसके पास 20 रुपये पहुँचा दिए। ठीक है, तो आपका एक्सचेंज रेशियो का 0.5:1। यहाँ पर हम लोग फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस एक्सचेंज रेशियो को डेसिमल में ट्रीट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को डेसिमल में ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो आधे शेयर्स या डेसिमल में शेयर्स या फ्रैक्शन में शेयर्स नहीं होते। बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन हम एक्सचेंज रेशियो या स्वैप रेशियो को डेसिमल में ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि 0.5:1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज रेशियो और स्वैप रेशियो हमें एक्वायर्ड कंपनी के शेयर्स का वैल्यू चाहिए और एक्वायरर कंपनी के शेयर्स का वैल्यू चाहिए। जब तक मेरे पास एक शेयर का वैल्यू नहीं आएगा ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी एंड द एक्वायरर कंपनी, तब तक मैं एक्सचेंज रेशियो या फिर स्वैप रेशियो नहीं निकाल पाऊंगा। मतलब फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज रेशियो और स्वैप रेशियो वी नीड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी कि हमें वैल्यूएशन सीखना पड़ेगा ऑफ द शेयर्स। तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर एक कंपनी को दूसरे कंपनी को टेक ओवर करना है तो उसके बदले में यानी कि शेयर और टारगेट कंपनी के बदले में परचेज कंसिडरेशन देना पड़ेगा। परचेज कंसिडरेशन स्टॉक के फॉर्म में भी दे दिया जा सकता है, यानी कि एक्वायरर कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स दे देगी और सामने वाली कंपनी के शेयर्स ले लेगी, या फिर आप कैश दे सकते हो और शेयर्स ले सकते हो, या फिर आप दोनों कर सकते हो। जब हम बात करेंगे शेयर्स की, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को शेयर दे रही है और दूसरी कंपनी से शेयर ले रही है, वहाँ पर हमें रेशियो निकालना है, यानी कि एक्सचेंज रेशियो और स्वैप रेशियो, जिसके लिए हमें शेयर्स का वैल्यू चाहिए कि एक शेयर कितने रुपए का है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, तब जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि एक्सचेंज रेशियो यानी कि स्वैप रेशियो होना कितना चाहिए। तो वैल्यूएशन वैल्यूएशन का डिस्कशन हम लोग इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर में कर लिए थे, और वहाँ पर एक चार्ट मैंने आपको दिखाया था, वो यही चार्ट है, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और वहाँ पर मैंने ये कहा था कि जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था उस समय, दैट इज़ हेल्पफुल इन दी मर्जर एंड एक्विजिशंस। चलिए उसको फिर से रिवाइज करते हैं कि वैल्यूएशन का मतलब मैंने आपको इक्विटी वैल्यूएशन में पढ़ाया था कि कोई भारी वर्ड नहीं होता वैल्यूएशन करना। वैल्यूएशन का सिंपल सा मतलब होता है शेयर्स की प्रेजेंट वैल्यू यानी कि पीवी निकालना। तो अगर आपने किसी शेयर की प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आज की वैल्यू यानी कि t इजिकल टू 0 की वैल्यू निकाल ली,
तो बोला जाएगा कि आपने शेयर्स का वैल्यूएशन कर लिया। शेयर्स का वैल्यूएशन हमें फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता है, जो कि हमने सिक्योरिटी एनालिसिस में पढ़ा था कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी कि शेयर की प्रेजेंट वैल्यू IV0 हो सकती है या P0 हो सकती है। IV0 का मतलब मैंने बताया था इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी कि द शुड बी प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब उस शेयर की प्राइस होनी कितनी चाहिए, दैट इज और इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। और P0 का मतलब है उस शेयर की एक्चुअली में प्राइस है कितनी, यानी कि P0। तो जब भी हम शेयर्स की वैल्यूएशन का बात करते हैं तब हम शेयर्स की प्रेजेंट वैल्यू का बात करते हैं, और शेयर्स की प्रेजेंट वैल्यू दो अलग अलग आ सकती हैं, या तो IV0 आएगा या तो P0 आएगा। अगर IV0 आता है तो मैं बोलूँगा इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी कि शेयर की प्राइस ये होनी चाहिए, और P0 यानी कि शेयर्स की वैल्यू है कितनी, यानी कि शेयर की प्राइस है कितनी। अगर आप IV0 को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से तो आपको मिल जाएगा इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द इक्विटी, और P0 को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इक्विटी। ठीक है, अगर आप इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी को ऐड कर दोगे इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ डेट में तो आपके पास इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा। अगर आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी को एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेट में प्लस कर देंगे तो आपके सामने एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा। तो बिजनेस के दो वैल्यूज आ गए, एक होता है इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ बिजनेस और एक होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो अगर आपने ये वर्ड सुने हैं कभी, लाइक कंपनी वैल्यूएशन यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन करना, या बिजनेस का वैल्यूएशन करना बिजनेस वैल्यूएशन, या कॉरपोरेट वैल्यूएशन भी अगर आपने सुना है, इन सब का मतलब यही है कि आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना चाहते हो या फिर इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना चाहते हो। और इन दोनों को निकालने का तरीका यही है कि वैल्यू ऑफ डेट निकाल लो, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लो, और वैल्यू ऑफ इक्विटी कुछ इस तरीके से निकलती है विच इज़ IV0 और P0। दिस इज़ हेल्पफुल इन मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो जो इक्विटी वैल्यूएशन का जो आपको नॉलेज मैंने दिया था, IV0 का नॉलेज दिया था, P0 का नॉलेज दिया था, जो कि सिक्योरिटी एनालिसिस में हम सीखे थे, ये सारी बातें हमें मर्जर एंड एक्विजिशंस में काम आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पे वैल्यूएशन यूज़ करना है टू अराइव एट द एक्सचेंज रेशियो और स्वैप रेशियो, सो दैट द मर्जर ट्रांजेक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसलिए हमें वैल्यूएशन सीखना पड़ा। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि जो मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर है और जो सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर है और जो इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर है, ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस ने हमें ये चीज़ सिखाई कि शेयर्स की जो वैल्यू होती है ना, वो या तो IV0 होती है या तो P0 होती है। ये हमने सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर में देखा था। और इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर में हमने वैल्यूएशन सीखा, यानी कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे कंसेप्ट देखे, जिससे हम IV0 निकाल सकते हैं या P0 निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में यानी कि मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर में हमें सिक्योरिटी एनालिसिस का भी नॉलेज चाहिए और इक्विटी वैल्यूएशन का भी नॉलेज चाहिए, मतलब तीनों चैप्टर आपस में लिंक्ड हैं। और कैसे लिंक्ड है ये मैंने आपको दिखा दिया। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फर्म या फिर वैल्यू ऑफ कंपनी या फिर वैल्यू ऑफ बिजनेस, तीनों का मतलब सेम है। वैल्यू ऑफ इक्विटी को शॉर्ट में VOE भी लिखते हैं, वैल्यू ऑफ डेट को शॉर्ट में VOD लिखते हैं, वैल्यू ऑफ बिजनेस या वैल्यू ऑफ कंपनी या वैल्यू ऑफ फर्म को शॉर्ट में VOB लिखते हैं। तो VOE प्लस VOD इज इक्वल टू VOB। VOE यानी कि वैल्यू ऑफ इक्विटी को इक्विटी वैल्यू या अर्निंग वैल्यू भी कहते हैं। तो दो अलग अलग नाम भी हैं VOE के, अर्निंग वैल्यू एंड इक्विटी वैल्यू। और VOB यानी कि वैल्यू ऑफ बिजनेस को बोला जाता है एंटरप्राइज वैल्यू, यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब होगा पूरा बिजनेस का वैल्यू, जिसमें डेट भी शामिल है और इक्विटी भी शामिल है। नोट, प्लीज रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन EPS taught by me in इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर। तो इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर में जो हमने इक्विटी का मतलब सीखा था कि इक्विटी क्या होता है, फिर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, और EPS निकालने के अलग अलग फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए थे, इनकम स्टेटमेंट सिखाया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, अपने नोटबुक में ये सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए और वीडियो को रिज्यूम कीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली जर्नी बहुत स्मूथ होगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं।
एक टी टेबल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। टी टेबल के कुछ फॉर्मूले मैं सिखाने जा रहा हूँ। ये टेबल टी शेप का है, इसलिए इसका नाम टी टेबल है। यहाँ पे एक अक्वायरर का कॉलम है, एक अक्वायर्ड का कॉलम है। जो फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं ये प्री मर्जर यानी बिफोर मर्जर के फॉर्मूले हैं, यानी कि अभी तक मर्जर हुआ नहीं है, मर्जर के पहले के फॉर्मूले हैं। सबसे पहला आ रहा है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी कि ई ए फॉर ई एस एच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ई पी एस इजकल टू अक्वायरर का ई ए फॉर ई एस एच अपॉन अक्वायरर का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और जो ई पी एस है ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी वो होगा अक्वायर्ड का ई ए फॉर ई एस एच अपॉन अक्वायर्ड का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल फार्मूले हो गए। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, एम पी एस की। तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर किस तरीके से निकलता है, तो पी ई का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये क्या होता है, तो ये एक तरीके का फंडामेंटल एनालिसिस का टूल होता है। तो पी रेशियो ऑफ अक्वायरर को मल्टीप्लाई कर देंगे ईपीएस से, तो एमपीएस ऑफ द अक्वायरर आ जाएगा। और अगर पीई ऑफ द अक्वायर्ड को ईपीएस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एमपीएस ऑफ द अक्वायर्ड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले तो आपको ऑलरेडी पता है, बस अक्वायरर वर्ड और अक्वायर्ड वर्ड मैंने ऐड कर दिया है। ईपीएस निकालना है तो ई एफ और ई एस एच अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करना है, और एमपीएस निकालना है तो पीई को उसी ईपीएस से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको एरोज में दिख गया होगा कि आपको कौन सा वाला ईपीएस यूज़ करना है टू अराइव एट दी एमपीएस। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सचेंज रेशो की। एक्सचेंज रेशो निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप तो ये है कि आपको न्यूमरेटर में अक्वायर्ड का डेटा लेना है और डिनोमिनेटर में अक्वायरर का डेटा लेना है। स्टूडेंट से बहुत बार ये मिस्टेक हो जाती है, जब भी वो एक्सचेंज रेशियो निकालते रहते हैं, यानी कि अक्वायरर का ऊपर ले लेते हैं और अक्वायर्ड का नीचे। तो मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, कभी भी ये बात मत भूलना कि न्यूमरेटर जो है एक्सचेंज रेशियो का, जो न्यूमरेटर होता है वो अक्वायर्ड होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो अक्वायरर का होता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अक्वायर्ड का डेटा न्यूमरेटर में लेना है, अक्वायरर का डेटा डिनोमिनेटर में लेना है। ठीक है, तो जो एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा उसका मतलब होगा नंबर ऑफ शेयर ऑफ द एक्वायरर फॉर एवरी वन शेयर ऑफ द एक्वायर्ड। अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में एक्सचेंज रेशियो निकालने का डेटा दिया हुआ है कि नहीं, यानी कि इफ एक्सचेंज रेशियो गिवन इन क्वेश्चन, तो या तो आपको एक्सचेंज रेशियो डायरेक्टली निकाल के देगा, या तो आपको कुछ डेटा दिया रहेगा जिससे आप एक्सचेंज रेशियो निकाल सकते हैं। अगर वैसा कुछ है तो उसको आप यूज़ कर लो, यानी कि यूज़ दैट। बट अगर एक्सचेंज रेशियो इज़ नॉट गिवन इन दी क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन साइलेंट है और एक्सचेंज रेशियो के बारे में आपको कुछ नहीं पता, तब क्या करें, देन यूज़ द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइसेस, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा अक्वायर्ड का एमपीएस अपॉन अक्वायरर का एमपीएस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में एक्सचेंज रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा होगा, तब आपको एक्सचेंज रेशियो निकालना है यूजिंग द करंट मार्केट प्राइसेस, यानी कि अक्वायर्ड का एमपीएस अपॉन अक्वायरर का एमपीएस। तो आपका एक्सचेंज रेशियो या फिर स्वैप रेशियो बन जाएगा अक्वायर्ड का एमपीएस डिवाइडेड बाय अक्वायरर का एमपीएस। ठीक है, तो अब चालू करेंगे पोस्ट मर्जर यानी कि आफ्टर मर्जर के फॉर्मूले। तो प्री मर्जर में आप क्या कर रहे थे, प्री मर्जर में आप अक्वायरर का ई एफ और ई एस एच डिवाइडेड बाय अक्वायरर का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के थ्रू ईपीएस निकाल रहे थे अक्वायरर का। अभी आप क्या करोगे, पोस्ट मर्जर में आप कंबाइंड ई एफ और ई एस एच डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लोगे, जिससे आपका ईपीएस ऑफ द एक्वायरर आ जाएगा। तो पोस्ट मर्जर यानी कि आफ्टर मर्जर अगर ईपीएस ऑफ द एक्वायरर निकालना है तो कंबाइंड ई एफ और ई एस एच डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेना पड़ेगा। कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेगा देख लेते हैं। कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकलेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्वायरर का, जो कि ओल्ड आपने ऑलरेडी इशू कर रखा था, प्लस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द एक्वायरर न्यू वाला, मतलब नया जो इशू करोगे। तो ऑलरेडी आपके कुछ शेयर होल्डर थे, यानी कि ऑलरेडी एक्वायरर कंपनी के
कुछ ना कुछ शेयर्स इशूड हो चुके थे, अब वो कंपनी नया शेयर इशू करने जा रही है। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एक्वायरर कंपनी है वो न्यू शेयर्स इशू करेगी टू द एक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो ओल्ड प्लस न्यू हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ओल्ड प्लस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स न्यू। ये जो नए शेयर्स हैं ऑफ द एक्वायरर कंपनी, ये किसको इशू करेंगे? तो इशू टू द एक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स। कितना इशू करेंगे? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी मल्टीप्लाई बाय द एक्सचेंज रेशियो। आपके पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो नया इशू करना पड़ेगा वो आ जाएगा। तो मान के चलो 10 शेयर्स थे एक्वायर्ड कंपनी में, जिस कंपनी को टारगेट किया गया, यानी कि जिस कंपनी को एक्वायर किया गया उसमें सिर्फ 10 शेयर्स थे और एक्सचेंज रेशियो हमारे एग्जांपल में 0.5:1 था। थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको एक्सचेंज रेशियो समझाया तब मैंने एग्जांपल लिया था और वहाँ पे मेरा आंसर आया था 0.5:1। तो इसका मतलब ये निकलेगा 10 शेयर्स इंटू 0.5:1 यानी कि 5 शेयर्स। तो 5 न्यू शेयर्स इशू किए जाएंगे अगेंस्ट 10 शेयर्स ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी। इससे मेरा कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। तो कंबाइंड ईएफ और ईएसएच कैसे आएगा? कंबाइंड ईएफ और ईएसएच आएगा सिंपली एक का ईएफ और ईएसएच में दूसरे का ईएफ और ईएसएच जोड़ दो, तो कंबाइंड ईएफ और ईएसएच आ गया, डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा है एमपीएस ऑफ द एक्वायरर। तो एमपीएस ऑफ द एक्वायरर हमने निकाला कैसे था? हमने निकाला पीई मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। यहाँ पर भी वही करेंगे, पीई ऑफ द एक्वायरर मल्टीप्लाई बाय द ईपीएस ऑफ द एक्वायरर। तो अभी जो हमने ईपीएस ऑफ द एक्वायरर निकाला उसको अगर आप पीई ऑफ द एक्वायरर से मल्टीप्लाई करोगे तो एमपीएस ऑफ द एक्वायरर आ जाएगा। अब अक्वायर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं। टेक्निकली अक्वायर्ड कंपनी तो अभी बची नहीं, मतलब अक्वायर्ड कंपनी का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि मर्ज हो चुकी है। तो थ्योरेटिकल वैल्यूज आएंगी। थ्योरेटिकल वैल्यूज यानी कि अगर आपको ईपीएस ऑफ द अक्वायर्ड निकालना हो थ्योरेटिकल, तो वो होगा एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई बाय द ईपीएस ऑफ द एक्वायरर। तो जो एक्वायरर का ईपीएस है उसमें एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई कर दो तो अक्वायर्ड का ईपीएस आ जाएगा। वैसा ही आपको एमपीएस ऑफ द एक्वायर्ड के साथ करना पड़ेगा, यानी कि एक्सचेंज रेशियो को अगर एमपीएस ऑफ द एक्वायरर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके पास एमपीएस ऑफ द एक्वायर्ड आ जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब सिंस वो कंपनी एक्वायर्ड कंपनी बिक चुकी है, यानी कि टेक ओवर हो चुकी है, उनके शेयर होल्डर्स को न्यू कंपनी के शेयर्स मिल चुके हैं, यानी कि एक्वायरर कंपनी के शेयर्स मिल चुके हैं क्योंकि उन्होंने एक्वायर्ड कंपनी के शेयर्स तो वापस कर दिए। ये देखिए एक्वायर्ड कंपनी के शेयर्स तो उन्होंने दे दिए और उनके पास न्यू कंपनी यानी कि एक्वायरर कंपनी के न्यू शेयर्स उनको मिल गए। तो सिंस अभी उनके पास कोई शेयर्स ही नहीं है ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी, तो टेक्निकली ईपीएस जो आप निकाल रहे हो वो थ्योरेटिकल ईपीएस है और जो आप एमपीएस निकाल रहे हो एक्वायर्ड का वो भी थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं पोस्ट मर्जर एंड प्री मर्जर के। ईपीएस ऑफ द एक्वायरर, ईपीएस ऑफ द एक्वायर्ड, एमपीएस ऑफ द एक्वायरर, एमपीएस ऑफ द एक्वायर्ड। पीई ऑफ द एक्वायरर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो आपको अज्यूम करना चाहिए कि जो पीई ऑफ द एक्वायरर है इट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर मर्जर। तो मर्जर के पहले और मर्जर के बाद पीई ऑफ द एक्वायरर मेंटेन होगा, ऐसा आपको अज्यूम करके चलना है। अगर आपको क्वेश्चन में पीई ऑफ द एक्वायरर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ और आपको एमपीएस ऑफ द एक्वायरर निकालना है तो क्या करोगे? आप ईपीएस ऑफ द एक्वायरर फॉर्मूला यूज़ करके निकालोगे। पीई ऑफ द एक्वायरर जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको अज्यूम कर लोगे कि आफ्टर मर्जर भी वह सेम रहेगा, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे ये ईपीएस ऑफ द एक्वायरर टू अराइव एट एमपीएस ऑफ द एक्वायरर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एमके लिमिटेड is considering acquiring NN Limited. The following information is available. Company MK Limited, NN Limited, अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट दिया हुआ है 60 लाख, 18 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 12 लाख, 3 लाख। मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि एमपीएस 200 और 160। एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स
फॉर एक्विजिशन इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू एज अबव। तो क्वेश्चन में एक्सचेंज रेशियो निकालने का तरीका बता दिया, यानी कि करंट मार्केट प्राइसेस यूज़ करो। देयर इज़ नो सिनर्जी एडवांटेज अवेलेबल। फाइंड द अर्निंग पर शेयर फॉर कंपनी एमके लिमिटेड आफ्टर मर्जर। तो क्वेश्चन चालू करने से पहले, यानी कि मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले, सबसे पहले तो आपको ये डिटरमाइन कर लेना चाहिए कि एक्वायरर कौन है और एक्वायर्ड कौन है। मेरे केस में एमके लिमिटेड एक्वायरर है और एनएन लिमिटेड एक्वायर्ड है। मतलब एमके लिमिटेड टेक ओवर करेगा एनएन लिमिटेड को। सबसे पहले एक्सचेंज रेशियो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन का कहना है एक्सचेंज ऑफ द इक्विटी शेयर्स फॉर एक्विजिशन इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू, यानी कि एक्वायर्ड का एमपीएस डिवाइडेड बाय एक्वायरर का एमपीएस, यानी कि ₹160 पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय ₹200 पर इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर कट जाएगा, रुपीज़ कट जाएगा, आंसर आएगा 0.8:1। इसका मीनिंग निकलेगा 0.8 इक्विटी शेयर ऑफ द एक्वायरर फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ द एक्वायर्ड। इसका मतलब निकलेगा 0.8 इक्विटी शेयर ऑफ द एमके लिमिटेड फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ एन लिमिटेड। ठीक है। क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट है ईपीएस ऑफ एमके लिमिटेड आफ्टर मर्जर। फाइंड द अर्निंग पर शेयर, यानी कि ईपीएस फॉर द कंपनी एमके लिमिटेड आफ्टर मर्जर, यानी कि आपको ईपीएस ऑफ द एक्वायरर पोस्ट मर्जर निकालना है। तो चलिए टी टेबल देखते हैं कि टी टेबल में कौन सा फॉर्मूला है। तो टी टेबल में ये वाला फॉर्मूला है ईपीएस ऑफ द एक्वायरर आफ्टर मर्जर दैट इज इक्वल टू कंबाइंड ईएफ और ईएसएच डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कंबाइंड ईएफ और ईएसएच डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अज्यूम करेंगे ईएफ और ईएसएच इज इक्वल टू पैट। क्वेश्चन में हमें पैट दिया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। बट ईपीएस निकालने के लिए मेरे को ईएफ और ईएसएच चाहिए। तो मैं अज्यूम करूँगा कि ईएफ और ईएसएच इज इक्वल टू पैट। तो कंबाइंड पैट डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि 60 लाख प्लस 18 लाख, 60 लाख एंड 18 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इक्विटी शेयर्स प्लस न्यू अक्वायरर के शेयर्स। न्यू अक्वायरर के शेयर्स इस तरीके से निकलेंगे कि ओल्ड अक्वायर्ड के शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी 3 लाख हैं, 3 लाख इक्विटी शेयर्स। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि जो एनएन लिमिटेड है उसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर है जिसके पास 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है। तो अगर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं अक्वायर्ड कंपनी के, उसको एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि 3 लाख इंटू 0.8, 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द एक्वायरर कंपनी न्यू वाले दे देंगे उसको। यानी कि अभी क्या होगा, अभी उस बंदे से 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी ले लिए जाएंगे और उस बंदे को 2,40,000 इक्विटी शेयर्स एक्वायरर कंपनी के नए वाले दे दिए जाएंगे। तो उस बंदे से पुराने शेयर्स, मतलब ओल्ड शेयर्स ले लिए गए और न्यू शेयर्स दे दिए गए, उससे एक्वायर्ड कंपनी के शेयर ले लिए गए और एक्वायरर कंपनी के शेयर दे दिए गए। तो 12 लाख इक्विटी शेयर्स तो ऑलरेडी एक्वायरर कंपनी के थे ही, नए एक्वायरर शेयर्स कितने होंगे, तो 2,40,000। तो फाइनली आंसर आएगा 78 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 12 लाख इक्विटी शेयर्स प्लस 2,40,000 इक्विटी शेयर्स, 5.42 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर आपका आ जाएगा ईपीएस आफ्टर मर्जर 5.42। फाइंड द एक्सचेंज रेशियो सो दैट शेयर होल्डर्स ऑफ एनएन लिमिटेड वुड नॉट बी एट अ लॉस। ठीक है। तो एक्सचेंज रेशियो निकालना है सो दैट एनएन लिमिटेड के शेयर होल्डर्स, एनएन लिमिटेड यानी कि एक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स, वुड नॉट बी एट अ लॉस। कौन सा लॉस, तो लॉस ड्यू टू मर्जर। किस चीज़ का लॉस, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि लॉस ऑफ अर्निंग्स। तो हमें एक ऐसा एक्सचेंज रेशियो निकालना है फॉर अक्वायर्ड कंपनी जहाँ पर उन कंपनी के शेयर होल्डर्स को लॉस ऑफ अर्निंग फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ द गेन और लॉस ड्यू टू द मर्जर। इट इज़ नथिंग बट द गेन और लॉस ऑफ द अर्निंग्स ड्यू टू मर्जर, यानी कि गेन और लॉस ऑफ ईएफ और ईएसएच ड्यू टू मर्जर।
उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर्स, एक्वायरर कंपनी, एक्वायर्ड कंपनी। सबसे पहले तो EF और ESH बिफोर मर्जर दोनों कंपनी का लिख लेंगे कि मर्जर के पहले अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना था। तो एक्वायरर कंपनी का भी लिख लेंगे, एक्वायर्ड कंपनी का भी लिख लेंगे। उसके नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर। ठीक है, तो हमारा EPS आ जाएगा बिफोर मर्जर यानी कि प्री मर्जर 1/2। तो हमारा EPS आ जाएगा 1/2 EF और ESH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिर हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर। तो आफ्टर मर्जर में तो एक्वायरर कंपनी के सेम ही रहेंगे, क्योंकि एक्वायरर कंपनी अपने खुद के शेयर होल्डर्स को कोई नया शेयर नहीं दे रही है, वो तो एक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर को नया शेयर दे रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर फॉर द एक्वायरर कंपनी विल रिमेन सेम, लेकिन एक्वायर्ड कंपनी को न्यू एक्वायरर कंपनी के शेयर्स दे दिए जाएंगे। EPS आफ्टर मर्जर, तो EPS आफ्टर मर्जर टी टेबल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर द एक्वायरर कंपनी। बट अभी एक्वायर्ड कंपनी का भी वही रहेगा, मतलब ये कि सिंस एक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर अब बन चुके हैं एक्वायरर कंपनी के शेयर होल्डर, उनके लिए क्या EPS होगा? तो उनके लिए वही EPS होगा जो एक्वायरर कंपनी का EPS होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग निकालते हैं एक्वायर्ड कंपनी का EPS या फिर एक्वायर्ड कंपनी का MPS, वो थ्योरेटिकल निकाल रहे हैं। बट यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ EPS की, वो एक्चुअल EPS की बात कर रहा हूँ कि एक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर अब बन चुके हैं एक्वायरर कंपनी के शेयर होल्डर, और एक्वायरर कंपनी का जो EPS होगा वही एक्वायर्ड कंपनी का भी EPS होगा, यानी कि एक्चुअल फिगर्स। फिर आप EF और ESS लिख दोगे आफ्टर मर्जर 4/5 करके, तो आपके पास गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर आ जाएगा 6 - 1, मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो गई आफ्टर मर्जर, माइनस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या थी बिफोर मर्जर। तो EF और ESH आफ्टर मर्जर माइनस EF और ESH बिफोर मर्जर आपको मिल जाएगा कि मर्जर के कारण गेन हुआ या लॉस हुआ टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्वायरर कंपनी और द एक्वायर्ड कंपनी। ठीक है, तो यह एक फॉर्मेट होता है टू कैलकुलेट गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर। और अभी हमको क्या निकालना है? हमको अभी एक ऐसा एक्सचेंज रेशियो निकालना है सो दैट दी NL लिमिटेड शेयर होल्डर्स वुड नॉट बी एट अ लॉस। ये तभी पॉसिबल है जब EF और ESH बिफोर मर्जर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी और EF और ESH आफ्टर मर्जर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी सेम हो। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग गेन या लॉस कैसे निकाल रहे हैं, 6 - 1 करके। तो अगर यहाँ पे आंसर 0 आता है देन 6 विल बी इक्वल टू 1। What is 6? It is EF or ESH after merger. What is 1? It is EF or ESH before merger. तो जब मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि EF और ESH before merger is equal to EF और ESH after merger, इसका मतलब ये होगा कि loss is equal to 0, यानी कि 6 is equal to 1। और EF और ESH before merger will be equal to EF और ESH after merger. It is possible when exchange ratio is equal to acquired का EPS डिवाइडेड बाय एक्वायरर का EPS। कुल मिला के अगर आपका एक्सचेंज रेशियो EPS रेशियो के बराबर है, यानी कि एक्वायर्ड EPS अपन एक्वायरर का EPS, तब आपको लॉस 0 होगा, यानी कि आपका EF और ESH बिफोर मर्जर विल बी इक्वल टू EF और ESH आफ्टर मर्जर। ठीक है, तो नाउ इन आवर क्वेश्चन एक्सचेंज रेशियो शुड बी एक्वायर्ड का EPS अपॉन एक्वायरर का EPS। 18 लाख रुपये डिवाइडेड बाय 3 लाख इक्विटी शेयर्स होल डिवाइडेड बाय 60 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 12 लाख इक्विटी शेयर्स। तो 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, 6:5 का एक्सचेंज रेशियो आ गया। नाउ न्यू अक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स मतलब 3 लाख इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 6/5, 3,60,000 इक्विटी शेयर्स दे दिए जाएंगे टू द अक्वायर्ड कंपनी शेयर होल्डर्स। तो 6:5 आपका आ गया द एक्सचेंज रेशियो, जिससे कि आपका लॉस नहीं होगा अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को। इसको प्रूव भी कर लेता हूँ मैं। चलिए इस टेबल से प्रूव करते हैं कि EF और ESH बिफोर मर्जर इज 60 लाख एंड 18 लाख, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बिफोर मर्जर 12 लाख 3 लाख, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो EPS बिफोर मर्जर होगा 5 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़, ये हमने अभी भी निकाला।
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर 12 लाख ही रहेंगे, क्योंकि जो 12 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं एक्वायरर कंपनी के, वो तो कहीं नहीं जा रहे, वो तो वहीं बैठे हैं। कुछ नए शेयर होल्डर आ जा रहे हैं, यानी कि कुछ नए शेयर आ जा रहे हैं। कितने शेयर आ जा रहे हैं? तो 3,60,000 नए शेयर आ जा रहे हैं। तो 12 लाख इक्विटी शेयर तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे एक्वायरर कंपनी के। 3,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ द एक्वायर कंपनी और इशू कर दिए जाएंगे टू द एक्वायर्ड कंपनी शेयर होल्डर्स। तो अगर अभी आप ईपीएस आफ्टर मर्जर निकालेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, 5 रुपये पर इक्विटी शेयर, 5 रुपये पर इक्विटी शेयर। टी टेबल को यूज़ करके, जो कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया, 60 लाख प्लस 18 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख प्लस 3,60,000 ₹5 पर इक्विटी शेयर। ₹5 पर इक्विटी शेयर का मतलब होगा एक इक्विटी शेयर के पीछे 5 रुपये की अर्निंग होगी, जिसके पास भी वो शेयर होगा। तो अभी एक्वायर्ड कंपनी का जो शेयर होल्डर था, जिसके पास अभी एक्वायरर कंपनी के शेयर आ गए हैं, वो भी यही बोलेगा कि उसके पास जो एक इक्विटी शेयर है उससे वो 5 रुपये की अर्निंग कमाएगा। और जो एक्वायरर कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर बैठे हुए हैं, वो भी यही बोलेंगे कि एक इक्विटी शेयर के पीछे उनको 5 रुपये की अर्निंग होगी। तो नाउ ई एफ और ई एस एच आफ्टर मर्जर एक्चुअल फिगर्स अगर आप निकालोगे 4 इंटू 5, यानी कि 12 लाख इंटू 5 इज इक्वल टू 60 लाख रुपीज़, एंड 3,60,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 18 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि गेन या लॉस टू शेयर होल्डर कितना होगा। तो 6 माइनस 1 यानी कि 60 लाख माइनस 60 लाख 0, एंड 18 लाख माइनस 18 लाख 0। इसका मतलब ये निकला कि अक्वायर्ड कंपनी का जो शेयर होल्डर था, जिसको अर्निंग हो रही थी 18 लाख रुपए की, अब वो बन चुका है अक्वायरर कंपनी का शेयर होल्डर। उसके पास 3,60,000 इक्विटी शेयर आ चुके हैं, बट उसकी अर्निंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी अर्निंग 18 लाख रुपए ही रहेगी। दैट इज हिज ई एफ और ई एस एच इज गोइंग टू बी सेम, और उसको लॉस भी नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे लॉस का जो अमाउंट है वो ज़ीरो है। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका एक्सचेंज रेशियो का क्वेश्चन। एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ ईपीएस कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से हमने ईपीएस वगैरह सीखा कि ईपीएस कैसे निकलेगा, और उसके बाद हमने ये जाना कि एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए सो दैट द एक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर शुड नॉट बी एट अ लॉस। ठीक है, तो फाइनली आपको ये जो दोनों टेबल्स हैं वो अच्छे से याद करने हैं। प्री मर्जर टी टेबल, पोस्ट मर्जर टी टेबल, एंड एक्सचेंज रेशियो निकालने समय एक्वायर्ड को ऊपर लेना है, एक्वायरर को नीचे लेना है। ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, आगे आने वाली मर्जर एक्विजिशन की जो जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ होगी। ठीक है।